वही सचिन है क्या? जी भाई सचिन साहब, जी बोलें। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो आपने अभी कहा कि खिलाफत उस्मानिया में वो तो तुर्कियों की खिलाफत थी। आप भाई साहब वो वही सचिन है ना कुछ चुनाव दिन पहले जो आए थे हाँ, वो? एक्स मुस्लिम, हाँ, खतना वाला। खतना वाला, खतना फाइल वाला, जी। हाँ, तो उसकी जी जी। उसकी भी मैं यही बात बताया था कि वो शादी से इनकार वो हुआ आपने अभी जो मसला कहा कि वो लड़की के अब्बा ने यही कहा कि तुम पैदाइशी मुस्लिम नहीं हो तो हम्म, भाई शादी नहीं हो सकती, जी खानदानी मुसलमान नहीं हो। जी। तो वही आपने जब भी कहा वो मसले में, हाँ तो ठीक है, वो उनकी नज़रिया था। खैर, तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी थोड़ा टाइम पहले जो हदीस बताई थी कि इमाम सिर्फ कुरैश का होगा, फिर हम्म, आपने कहा कि तुर्कियों के खलीफा वो जो अर्तुगरुल और उसकी औलादे हैं और जो पूरी हम्म, खिलाफत उस्मानिया है, उनको हम्म, तो पूरे इस्लामी वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था। वो उन्होंने तो तलवार के और हथियारों के जोर पे खिलाफत की थी। और जब उनकी खिलाफत, आपने अगर लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म के बारे में उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो पढ़ी होगी, तो लॉरेंस जो कमांडर था ब्रिटिश आर्मी का, उसने यही बात बोलकर अरबों से कहा था कि तुम बगावत करो इनके खिलाफ, तुर्कियों के हम्म, खिलाफ, और हम्म, अरबों ने, आले सऊद ने बगावत कर दी थी। ये ठीक है। बात जो है ना, वो उन्होंने कभी बहुत दिल अच्छा से सवाल है एक्सेप्ट नहीं आपका। किया था। मुझे एक बात बताइए कि अगर कौमियत और जात पात उस वक्त फैक्टर होती तो क्या लॉरेंस ऑफ अरबिया को सुझाना पड़ता अरबों को कि अरे तुम तो अरब हो, वो अजम है, तुम बगावत करो? ये तो उनको फिर खुद ही समझ में आना चाहिए था ना, वो खुद ही बगावत कर देते। लॉरेंस ऑफ अरबिया के आने की क्या जरूरत थी? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया में बहुत सी जगहों पर तलवार के जोर पर कायम हुई है, यानी मुस्लिम ममालिक के अंदर भी बाकायदा उन्होंने टेक ओवर किया, मान लिया। खिलाफत अब्बासिया कैसे कायम हुई? वो तो कुरैशी के थे। आप बताने चाहेंगे खिलाफत अब्बासिया कैसे कायम हुई? हाँ, वो तो उमैयद के खिलाफ उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे ना। वो तलवार का इस्तेमाल हुआ ना। हाँ, बिल्कुल बाय फोर्स ही तो हुआ तो बगावत। अब जब ये बात तय हो गई, तो सिर्फ आप खिलाफत उस्मानिया को ये नहीं कह सकते कि अगर ये यानी इनकी खिलाफत को इसलिए तस्लीम किया चूंकि तलवार का जोर था, वरना फिर यही लॉजिक आपको खिलाफत अब्बासिया में भी चलानी पड़ेगी। हालांकि वो लोग तो कुरैशी थे। और दूसरी बात ये है कि जो कौमी फख्र होता है वो नेचुरल होता है लोगों में, किसी के समझाने से नहीं होता। ये नहीं है कि लॉरेंस ऑफ अरबिया आएगा और पूरे अरब ममालिक में घूमेगा और उसके बाद बगावत कर देगा। यानी ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल जो है वो ब्रिटिश की हमेशा की पॉलिसी रही है। उसने इंडिया में डिवाइड किया, उसने अरबों के अंदर डिवाइड किया। नहीं नहीं, लॉरेंस ने तो उनको वो मिलिट्री इक्विपमेंट और उस जमाने के जो मॉडर्न वेपन्स थे, हथियार थे, वो सबमिट किए, वो दिए। तो वो उसकी ये थी। और मैं ये कह रहा हूँ, दिल के अंदर तो ये साथ बात थी ना कि भाई ये तुर्की अरबों पर क्यों रूल कर रहे हैं। साथ में ये चीज उसने डाली कि नहीं डाली कि तुम लोग अरब हो और वो अजम है, तुम यहाँ के हो वो बाहर के हैं, वो तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। ये वाली टैक्टिक तो हर जगह कामयाब हो जाती है ना, और खुसूसन अगर हथियार भी दे दी जाए। यानी एक बात बताएं कि किसी आदमी को लीडरशिप बुरी लगती है? किसी को नहीं लगती। अगर मुझे पता हो कि मैं मसलन मुझे पूरी बैकिंग मिल रही है यूएस की तरफ से या रशिया की तरफ से या फला फला, तो हो सकता है कि मैं भी कहीं जंग के अंदर शामिल हो जाऊं। तो इसी तरीके से जो लोग, खुसूसन अगर मैं किसी कबीले का सरदार हूं, तो इसी तरीके से जो उस जमाने में जो अरब कबाइल थे उनको जब पूरे हथियार दिए, उनको कहा कि तुम्हें हम आजादी देंगे, तुम अपना मुल्क रखोगे, तुम किसी के मातहत नहीं होगे, तो वो लोग जंग में कूद गए। अब आप देखें आज के दौर में, आज के दौर में तुर्की में उर्दुगान मसलन प्राइम मिनिस्टर है, तो सॉरी सदर है, सदारती इलेक्शन उन्होंने जीता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनके तुर्क मुसलमान जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स हैं वो उनके हामी थे? पूरे आलम अरब में जितनी हिमायत उर्दुगान की है वो उससे ज्यादा है जितनी हिमायत उनकी तुर्की में है। क्यों? इसलिए कि उनकी इस्लामिक वैल्यूज हैं। इस वजह से उनकी हिमायत अरबों के अंदर की जाती है। हाँ, अरब हुकूमतें नहीं करेंगी, अवाम करेगी। जी जी मतलब सचिन साहब जो बात कर रहे हैं पूरे इसका, शायद असल में यही होता है ना, जब ऊपर ऊपर से चीज़ों को हम कहीं पढ़ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। इनको अगर साइकस पीको एग्रीमेंट के बारे में पता है आपको? नहीं ये पता सब, उनको। जी तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होगी तो आपको पता कैसे होगा कि वो जो अरब नेशनलिज्म, अरब के अंदर जो नेशनलिज्म का कीड़ा काटा था लोगों को, वो क्यों काटा था, उसकी वजह क्या थी? और जो उस्मानिया के खिलाफ या तुर्कों के खिलाफ जो बगावतें हुई उसकी वजह क्या थी? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, वो यही नेशनलिज्म थी, जो कि इजिप्ट से शुरू हुई है और फिर धीरे 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 अरबों में फैलती गई है। गर्चे अभी तक अरब के अंदर ही, अभी दुनिया का अरब ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नेशनलिज्म सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन वहां भी आ चुका है ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये उस्मानिया के खिलाफ आपका ये कहना, उस्मानिया के उन्होंने ताकत के बल पे कर लिया था और लॉरेंस ऑफ अरेबिया और अरबों ने बगावत कर दी, तो इससे कुछ साबित नहीं हो जाता आपके कोई पॉइंट? क्योंकि अरबों ने तो खुद अपने लोगों के खिलाफ बगावत कर दी। अब्बासी अरब थे, उन्होंने उमैया के खिलाफ बगावत कर दी। फिर बाद में अब्बासियों के खिलाफ जो है कई अरबों के अंदर छोटी छोटी हुकूमतें बनी, बगावतें होती रही। तो बगावत का होना और के बल पे हुकूमत कायम करना, यही तरीका था मादी में। तलवार के बल पे हर हुकूमत कायम हुई है, चाहे जी अब्बासियों हाँ। की हो असल में जाए। वो असल में आसिम भाई, सचिन साहब के लिए ये मसला बड़ा हसास है। तो वो इस चीज को ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि ये इस्लाम का मसला नहीं है। इनको जो एक ट्रॉमा हुआ है, तो उसकी वजह से ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी जो हिस्ट्री से वाकिफ हो वो इन चीजों को न जानता हो। सही कह रहा हूं ना सचिन भाई? ये सवाल मैंने इसलिए प्रेजेंट किया था क्योंकि मुझे लगा कि आप सब लोग सऊदी अरब वालों के भक्त हैं, सऊदीया के भक्त हैं, तो इसलिए ठीक है, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अरबों ने आपस में एक दूसरे में नेशनलिज्म और माल और जमीन के इसमें जंगे लड़ी और एक दूसरे के पीठ में खंजर मारे, तो ये आपने एक्सेप्ट किया। मुझे लगा आप तो पूरे अरबों के भक्त हैं। चलिए ठीक है, आपको मेरा आपको दूसरा ऐसा क्यों सवाल लगा? आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बातों से अक्सर ये बात झलकती है। क्या, कैसे? यानी हम मतलब ये जो कहते हैं आप यानी हम ये कहते हैं कि अरब जो है वो सुपीरियर है? क्या मैंने कभी कहा है? डायरेक्टली तो नहीं कहा है, लेकिन अच्छा, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली जो, कैसे? इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है, जरा वो बता दें। मतलब ये जो सऊदी अरब में क्राइम रेट कम है, ये है वो है, ये सब बातें जो है, जबकि वहां पर छुपे हुए अंदाज में बहुत सारी गलत चीजें चल रही है। हम ये सऊदी तो अरब के ओपन साथ साथ सीक्रेट। अफगानिस्तान को भी कहते हैं कि वहां पर भी क्राइम रेट जब से तालिबान आए हैं कम हो गया। उसका ताल्लुक जो इस्लामी निजाम से है, कोई अरब अरबों से नहीं है। वो अरब जो है इजिप्ट में भी है। हम ही सबसे ज्यादा बुराई करते हैं कि इजिप्ट से ज्यादा करप्ट नेशन जो है वो मुसलमानों में कोई नहीं है, करप्ट कंट्री।
ठीक मैं है, जॉर्डन चलिए गया, तो मैं मैं जॉर्डन गया, जॉर्डन में मैं 2 मरतबा गया। तो जब पहली मरतबा गया तो वहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर था उसने खूब करप्शन किया, खूब लूटा। तो इस चीज़ को बाकायदा मैंने एक वीडियो में या मैंने एक आर्टिकल लिखा इसके ऊपर कि भाई जॉर्डन में उस जगह में गया हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक पर कि जहाँ उनकी कौम के ऊपर अज़ाब ही इसलिए आया था कि वो करप्शन कर रही थी। वहाँ उस इलाके के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो झूठ बोलकर टूरिस्ट को लूट रहा है। तो क्या अभी वो कौम सुधरी नहीं है? ये मेरे मज़मून का उन्वान था। पूरी थीम थी। तो आपने कैसे अंदाजा, आई नो कि आपने वो मज़मून नहीं पढ़ा होगा, कई साल पहले की बात है। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि आपको ये कैसे आपने कह लिया कि भाई ये तो अरबों के भक्त हैं। जो चीज़ सही है उसको सही कहा जाएगा, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहा जाएगा। हमारे यहाँ कौमियत नहीं है। प्रयास करते हैं तो सचिन साहब ने अपने ऊपर हम लोगों को भी प्रयास किया होगा कि जी, वही इन बात है। सब से कुछ लोगों के या कुछ यानी कि भक्त हैं अलग-अलग चीज़ों के, तो उसी तरह इन्होंने हमारे बारे में भी सोच लिया होगा। जी, जी। जी हाँ। ठीक है हाँ, भाई तो अब सचिन मेरा साहब, एक और सवाल है। चलें अब फिर आ जाइएगा, अगले आगे और भी लोग हैं। अरे 1 मिनट यार, एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जी, एक हदीस आती है कि एक औरत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और औरत ने पैगंबर साहब से पूछा, कहा कि मैं अपने आप को आपके निकाह में देना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह ने उसे सर से लेकर पाँव तक देखा और फिर कहा कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो किस लिए रिजेक्ट किया उस औरत को? मेयार तो दीनदारी है निकाह का, तो क्या उस औरत की दीन में कमी थी या फिर रसूलुल्लाह ने खूबसूरती के ऊपर या नसब के ऊपर रिजेक्ट किया उसे? असल में ये सवाल आपके ज़हन में इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये नहीं पता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमतौर से निकाह किए ही क्यों? किन बुनियादों पर किए? अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकिया जो निकाह किए, वो भी खूबसूरती की बुनियाद पर किए होते तो फिर तो खूबसूरत औरतों की लाइन लग चुकी होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निकाह करने के पीछे, मल्टीपल निकाह करने के पीछे मिल्ली ज़रूरत या सियासी ज़रूरत जिसको कहना चाहें, वो भी थी। यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी इस मौजू पर कई काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। जुवैरिया बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, पूरा का पूरा कबीला बनु मुस्तलिक मुसलमान हो गया। इसी तरीके से हज़रत सफिया बिन्त हुयई रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने निकाह किया ताकि जो खैबर के यहूद हैं, उनके साथ सुलह सफाई हो जाए और वो इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। ये उस ज़माने का एक निज़ाम था और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी कि आप यहाँ निकाह करें। ताकि वो सब के सब कबीले इस तरीके से कि भाई हमारा दामाद है, लिहाजा वो जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए, कम से कम ब्लड शेड खत्म हो, अगरचे कोई इस्लाम में दाखिल ना हो रहा हो। यही वजह है कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करने के बाद फिर खैबर में कोई जंग नहीं हुई। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह करने के बाद फिर मक्का और मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों में कोई जंग नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इजाज़त होती थी कि किसी कबीले में शादी करना उसकी ज़रूरत की वजह से, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी करते थे। उस औरत को जो मना किया, ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ शादी करके किसी कबीले के मामलात या इलाके के मामलात हल हो जाते। कोई ज़रूरत नहीं थी, तो आपने निकाह नहीं किया। जी, और सचिन साहब को अगर ये चीज़ें लगती नहीं हो कि ऐसा होता है, तो आज भी ट्राइबल एरिया में जाएँ, आज भी ऐसा ही होता है कि जी हाँ। अगर शादी किसी ट्राइब में हो गई ना, तो वो ट्राइबल्स जो हैं वो यानी कि आप उनके दामाद हैं, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपको हिफाज़त इस तरह से करेंगे कि वो अपनी जान गँवा देंगे आपके लिए, लेकिन आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। तो आज भी दुनिया में जो ट्राइबल सिस्टम है, वहाँ यही निज़ाम चलता है। राजपूतों में आज भी होता है। दामादों की जो है वो एक साहब मेरे एक दोस्त हैं, तो मुफ्ती साहब हैं, राजपूत खानदान से आते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं सफ़र कर रहा था और स्टेशन पे एक टीटी, ट्रेन में एक टीटी था, तो इनकी इनकी जो सीट थी वो कन्फर्म नहीं थी। तो उसकी नेम प्लेट पर देखा होगा, उससे अंदाज़ा लगाया होगा कि वो भी राजपूत है। हालाँकि वो मुसलमान नहीं था। तो इन साहब की जो अहलिया हैं वो असल में राजपूत की जो निचली जो उसकी जो सब या ज़ेली शाख होगी, वो उधर से आती हैं, इन मुफ्ती साहब की अहलिया। और उसी शाख का वो बंदा था, वो टीटी था। तो इन्होंने कहा कि भई मेरी तो अहलिया तुम्हारी बहन है, हम राजपूत हैं। तो ये सुनना था, वो टीटी साहब लट्टू हो गए कि भई आप तो हमारे दामाद हैं। लिहाजा वो दामाद की तरह जो है उनका ट्रीटमेंट हुआ पूरी ट्रेन में। तो ये जो चीज़ है, ये आज भी है लोगों में। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खत्म हो गई। मुफ्ती साहब रिसेंटली परसों का ही ये वाकया है, मैंने पढ़ा किसी न्यूज़पेपर में कि जॉर्डन की प्रिंसेस या प्रिंस का जो है वो निकाह जो है, शादी जो है, सेरेमनी थी किसी गल्फ कंट्री के प्रिंस के साथ। तो जी। फिर मैं नीचे जब वो पढ़ रहा था न्यूज़, तो वहाँ पे एक बंदे ने ये भी लिखा था उस आर्टिकल में कि हो सकता है इसकी वजह से इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं ममालिक के, वो और बेहतर हो जाएँ। ये बात है कि हुई? ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सऊदी अरब और बहरैन के दरमियान जो सबसे मजबूत रिश्ता है वो ससुराली रिश्ता है। इधर की लड़कियां उधर हैं, उधर की लड़कियां इधर हैं। जॉर्डन में आप देखें कि जॉर्डन में जो अक्सर शाही यानी जो खवातीन हैं, यानी जो बाहर से आई हैं, उनमें एक ठीक-ठाक तादाद ईसाइयों की है। और उससे क्या है कि जो जॉर्डन में जो ईसाई बसते हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों के साथ खड़े हैं, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है वहाँ। बिल्कुल। तो ये एक तरीका हमेशा से राइज चला रहा है, आज भी है। ठीक है भाई, चलें। अच्छा, अगले साहब हैं, अच्छा बैक स्टेज खाली कर दीजिए सचिन भाई।